आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं मोहब्बत कर बैठे भाग 16। अब दोनों एक साथ बैठकर खूब सारी बातें करने लगे और हंसने लगे। अंशुल प्रताप तो भूल ही गए कि वो यहाँ पर क्यों आए थे। जब काफी देर हो गई और अंशुल प्रताप वापस नहीं आए तो वीर प्रताप चिंता में पड़ गए और खुद भी गौरी को ढूंढने निकल पड़े। इधर उधर देखते हुए वीर प्रताप दूसरे शामियाने में पहुंचे जहां पर स्टाफ लंच कर रहा था। वो एक जगह पर खड़े हो गए और इधर उधर देखने लगे। उनकी नज़र एक कोने में पड़ी जहां पर गौरी और अंशुल प्रताप अपने कुछ और स्टाफ के साथ बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। वीर प्रताप उस ओर बढ़ गए। अचानक अंशुल प्रताप की नज़र उन पर पड़ गई और वो हचकचाकर उठ खड़े हो गए। सामने वीर प्रताप अपनी कमर पर हाथ रखे उन्हें घूर रहे थे। हमारे साथ आइए, वो गंभीर स्वर में बोले तो अंशुल प्रताप ने गौरी का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने साथ ले आए। अरे क्या हो गया, हमें छोड़िए ना, कहाँ जा रहे हैं आप? गौरी ये कहते हुए उनके साथ खींचती हुई चली गई। उन्हें छोड़िए, वीर प्रताप ने पीछे मुड़े बिना कहा। लेकिन दादा भाई आपने तो। हमने कहा उन्हें छोड़ दीजिए, वो खुद आ जाएंगी। वीर प्रताप उनकी बात काट कर बोले। तब तक गौरी ने अपने दूसरे हाथ से अंशुल प्रताप के पीठ पर मारना शुरू कर दिया था। ओ माय गॉड, अंशुल प्रताप ने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा। आप हमें इस तरह से क्यों खींच रहे हैं? गौरी ने उनको मारना रोककर पूछा। आपके खड़ूस सीईओ ने हमें देख लिया था और हमें अपने साथ जाने का इशारा कर दिया था, तो आप चले जाते ना, हमें क्यों खींच रहे थे? अच्छे खासे हम स्टाफ के साथ बैठे बातें कर रहे थे। अरे भाई, आपकी सुरक्षा के लिए हमने ऐसा किया था, आपको अकेला कैसे छोड़ देते? अभी अभी देखा नहीं क्या हुआ है यहाँ पर। क्या पता कोई छुप कर बैठा हो और वार कर दे। बड़ी देर बाद समझ आया आपको। इतनी देर से तो आप भी वहाँ पर बैठे हाहा ही में लगे हुए थे। गौरी वहाँ पर खड़ी होकर बोली। अरे आप खड़ी क्यों हो गई? आइए ना हमारे साथ, वरना हमको डांट पड़ेगी। अंशुल प्रताप झुंझलाए हुए बोले और दोबारा उसका हाथ पकड़ लिया। हद है यार, अपनी मर्जी से कोई जी भी नहीं सकता यहाँ पर, गौरी ने कहा और उनके साथ चलने लगी। कुछ ही देर में वो लोग उस हॉल में पहुंच गए जहां पर राज परिवार के लोग लंच कर रहे थे। जैसे ही वो दोनों वहां पर पहुंचे, दो वेटर उनके सामने प्लेट में खाना भर कर ले आए। अरे बाप रे, गौरी हैरानी से बोले। चुपचाप से भोजन कर लीजिए, वीर प्रताप ने वहां पर आकर गौरी की बात काट कर कहा। हम अभी अभी भोजन करके आए हैं, हमने स्टाफ के साथ भोजन कर लिया है, गौरी ने जवाब दिया। तो फिर कुछ मीठा खा लीजिए। सुनिए, ये वापस ले जाइए और इनके लिए कुछ मीठा लेकर आइए, उन्होंने वेटर से कहा। अरे हम मीठा भी खाकर आए हैं, वो जल्दी से दोबारा बोली। चुपचाप से अपनी चेयर पर बैठ जाइए और ज़्यादा बातें मत करिए, उन्होंने कठोर आवाज़ में कहा। ये ऑफिस नहीं है जहां आपका राज चलता हो, गौरी ने चिढ़कर कहा। जस्ट शट अप, डोंट फॉरगेट, स्टिल आई एम योर सीईओ, उन्होंने घूरकर गौरी की तरफ देखा और साथ वाली कुर्सी पर बैठ गए। अंशुल प्रताप भी वहां पर बैठना चाह रहे थे, मगर उन्होंने आंख के इशारे से उन्हें वहां से जाने को कहा। अंशुल प्रताप समझ गए और वहां से जाने लगे तो गौरी ने उनका हाथ पकड़ लिया। रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? हमारे साथ बैठिए, वरना हम बोर हो जाएंगे। एक आप ही तो है यहाँ पर जिनके साथ हम बातें कर सकते हैं। अंशुल प्रताप ने अपनी सबसे छोटी उंगली दिखाई और मुस्कुराते हुए चले गए। अब दोनों चुपचाप बैठ गए थे। गौरी इधर उधर देख रही थी और वीर प्रताप एकटक उसे देखे जा रहे थे। ये लेडी आपकी जान क्यों लेना चाहती थी? अचानक गौरी ने पूछा। हमें नहीं मालूम, हम तो अच्छे दोस्त थे, मगर पता ही नहीं चला कब ये हमसे दुश्मनी रखने लगी, वीर प्रताप ने जवाब दिया। वैसे तो आप हैं ही इतने खड़ूस और बदतमीज कि कोई भी कभी भी आपसे दुश्मनी मोल ले सकता है, गौरी ने उन्हें घूर कर देखकर कहा। क्या मतलब है आपका? वीर प्रताप भी उसे घूर कर देखने लगे। पता नहीं कब तक दोनों एक दूसरे को इस तरह से घूरते हुए देखते। तभी वेटर एक ट्रे में काफ़ी सारी मिठाइयों के प्लेट्स लेकर आ गया। मालिक साहब, वेटर ने पुकारा। तब दोनों होश में आए। हाँ बोलिए, वीर प्रताप चौंक कर बोले। मालिक साहब, हम मीठा लाए हैं, टेबल पर रख दीजिए और आप जाइए। वेटर ने ट्रे टेबल पर रखा और वापस चला गया। जो भी आपको पसंद हो खा लीजिए, हम सब खाकर आए हैं, अब नहीं खा सकते। वीर प्रताप ने एक प्लेट उठाया और उसमें से गुलाब जामुन का एक पीस निकालकर गौरी के मुंह में ज़बरदस्ती डाल दिया। खाइए, इतना कहकर दूसरा पीस लिया और अपने मुंह में डाल लिया। मालिनी को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आए थे। जागीरा और उसके साथी हवालात के कमरे में बंद थे। उनके सामने से निकलते हुए मालिनी वहां पर रुकी और धीरे से गुर्राई। इस बार भी तुम नाकामयाब रहे, तुम्हारी वजह से हमें सामने आना पड़ा, उसका नतीजा तुम देख रहे हो। चल ना, बकवास मत कर ज़्यादा, तेरे जैसे के साथ ऐसे ही होना चाहिए।
बेईमान औरत। जागीरा मालिनी से तू तड़ाक से बात करने लगा। हमसे तमीज से बात करो। मालिनी फिर बोली। चक्की पीसोगी ना अब तो। जागीरा बड़ी जोर से हंस दिया। मालिनी ने कहर भरी नजरों से उसकी तरफ देखा और आगे बढ़ गई। लेडी पुलिस ने मालिनी को जागीरा के साथ वाले ही दूसरे कमरे में बंद कर दिया था। पार्टी चल रही थी कि विक्रमादित्य प्रताप सिंह को फोन आ गया। वो चुपचाप से उठे और पुलिस स्टेशन पहुंच गए, जहां पर कमिश्नर साहब उनका इंतजार कर रहे थे। अब क्या करना है इनका? कमिश्नर साहब ने पूछा। वही जो हमने आपसे कहा है, 1-2 दिन इन्हें यहाँ रखिए, इंटेरोगेट कीजिए और फिर छोड़ दीजिए। ठीक है, जैसा आप कहते हैं वैसा ही करते हैं। इसके आगे आपकी जिम्मेदारी। कमिश्नर साहब बोले। आप फिक्र मत कीजिए, बस साथ देते रहिए, इतना ही काफ़ी है। विक्रमादित्य बोले और दोनों दोस्तों ने हाई फाई किया और हंसने लगे। शाम को इंदौर महल में परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठे हुए थे और सामने सर झुकाए चुपचाप से राणा हेमलता बैठी हुई थी। वो अपने बेटे की करतूत पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी। डैड, आपको कैसे पता चला कि ये सब प्रिंसेस मालिनी कर रही है? वीर प्रताप ने पूछा। जब आप पर हमला हुआ था और वो हमलावर पकड़े गए थे, तब उनके फ़ोन को चेक किया गया था तो उसमें किसी जागीरा का नाम आया था, जो कि अंतर्राज्यीय अपराधी है। जो अपने राज्य में अपराध करता है तो बचने के लिए दूसरे राज्य में भाग जाता है, फिर वहाँ अपराध करता है तो फिर तीसरे राज्य में भाग जाता है या फिर अपने राज्य में वापस आ जाता है। जागीरा के फ़ोन को ट्रैक करने पर मास्टरमाइंड के नंबर का पता चला। वो मास्टरमाइंड कोई महिला थी और जब उसके नंबर का पता चला तो हमारे होश उड़ गए। हम तो उन पर यूं ही डायरेक्ट हाथ नहीं डाल सकते थे, इसीलिए हमने उनके कानों तक ये बात पहुंचाई कि आप इंदौर महल में पार्टी देने वाले हैं। हमने उन्हें भी इनवाइट किया था। हम देखना चाहते थे कि वो क्या करती हैं। हम चौकस थे। उनके सभी मोबाइल नंबर्स ट्रेस किए जा रहे थे। हमने देखा कि उन्होंने जागीरा को दोबारा कांटेक्ट किया और यहाँ बुला लिया। और हाँ, ये बता दें आपको कि उन्होंने जागीरा को पिछले हमले की पेमेंट नहीं की थी। इस वजह से वो अपनी पेमेंट लेने के लिए वहाँ पहुँच गया था उनके पास। वहाँ पर उन्होंने उसे कैद कर लिया और अपने किले में बंद कर दिया था। वो चुप नहीं बैठी थी, हमारे महल में अक्सर आती रहती थी और आपके बारे में जानकारी लेती थी। इसी बीच जब उन्हें पता चला कि यहाँ इंदौर में पार्टी है, वो भी इसीलिए कि जिस लड़के ने उन्हें बचाया था उसको सम्मानित करना चाहते हैं। उनको अच्छा मौका मिल गया था और उन्होंने जागीरा से मिलकर दोबारा हमला करने का सोच लिया था और तैयारी भी शुरू कर दी थी। हमने यहाँ महल के हर कमरे में माइक्रोफोन और चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए थे। क्या आपने रूम्स में भी सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे? वीर प्रताप ने हैरानी से पूछा। नहीं, रूम्स में सीसीटीवी नहीं लगवाए, सिर्फ उसी रूम में लगवाए थे जिस पर शक था, और वो मालिनी का रूम था। आपके ऑफिस में जाने के बाद और हमारे महल से निकलने के बाद मालिनी ने अपने कुछ लोगों को महल में बुलाया और अपना प्लान समझाने लगी। महल में स्थित कंट्रोल रूम में उनकी सारी बातें रिकॉर्ड की गई। तब पता चला कि क्या होने वाला है। कमिश्नर साहब ने उनके लोगों को पकड़ लिया और उनकी जगह पर अपने लोग रख दिए। जिस दिन हमला होना था उस दिन सुबह नज़र रखी जा रही थी। मालिनी ने बार बार उन लोगों को वहाँ पर धमाका करने के लिए फ़ोन किया था, मगर धमाका नहीं हो सका। होता भी कैसे? हम लोगों ने उनका धमाका विफल कर दिया था। तब वो हताश होकर खुद आपके पास आ गई थी, आपको मारने के लिए। बस यहाँ पर हम लोगों से चूक हो गई थी। हम उसे एकदम से पकड़ नहीं पाए और उसने आपको कवर कर लिया। थैंक्स टू दैट लेडी जिन्होंने वहाँ पर पहुँचकर मालिनी को पकड़ने में हमारी मदद की। और वो लड़की मिस राव, उसने एक बार फिर अपनी बहादुरी साबित कर दी। आपको अपनी तरफ खींचकर मालिनी के कवर से हटा लिया और हम फर्श पर गिर पड़े, जिससे हमारे घुटने ठुक गए। अभी भी दर्द हो रहा है। वीर प्रताप हंसते हुए बोले। अचानक से उनकी आंखों में गौरी का चेहरा आ गया और वो मन ही मन मुस्कुरा उठे और उसी में खो गए। अब तो मालिनी जेल में होगी। कुछ देर बाद वीर प्रताप बोले। जी, सही कहा आपने। इतना कहकर कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह चुप हो गए। जैसे ही गौरी और रोहिना दोनों रेड रॉयल एनफील्ड में बैठे, पीछे से कुंवर नयन चिल्लाए, अरे भाई, पेट्रोल चेक कर लीजिएगा। ये सुनकर रुद्रांश ने घूम कर देखा तो रोहिना को बाइक पर बैठे देखकर उसे गुस्सा आ गया। वो तेजी से भागता हुआ उस तरफ बढ़ा। उसे अपनी ओर आता देखकर रोहिना ने बाइक स्टार्ट कर दी और तेजी से वहां से निकल गई। ये देखकर कुंवर नयन जोर जोर से हंसने लगे। रुद्रांश गुस्से में पैर पटकने लगा और मुट्ठियां कसने लगा। लो जी, आपके साले फिर भाग गई, नारायणी ने कुंवर समर से कहा, जब देखा कि रोहिना और गौरी बाइक पर बैठकर निकल गए और रुद्रांश गुस्सा हो रहा है। कुछ ही देर में न्यू रॉयल एनफील्ड में बैठे गौरी और रोहिना इंदौर शहर की सड़कों पर कह ढा रहे थे, बाइक पे पेट्रोल डाल लें क्या? पीछे बैठी गौरी ने जब पेट्रोल पंप का बोर्ड देखा तो बोली, हाँ सही कहा,
पता नहीं तुम्हारे सीईओ ने इसमें कितना पेट्रोल भरवाया होगा। वी शुड चेक इट, रोहिणा ने कहा और बाइक साइड में रोक दी। सामने पैनल में देखा तो हंस पड़ी। बाप रे, टंकी फुल करवा रखी है। बड़ा दिलवाला है तुम्हारा सीईओ। बड़े दिलवाला? अरे पत्थर दिलवाला कहिए। आई जस्ट हेट हिम, आई डोंट लाइक हिम, गौरी ने कहा। तभी तो उसको मालिनी के रिवॉल्वर के निशाने से बचाने के लिए खींचकर गिरा दिया था। इतना कहकर रोहिणा ने उसे मुस्कुरा कर देखा। वो तो आपको देखकर किया था, गौरी हुंकारी। तुम्हारे ऊपर लेटा हुआ तुम्हें बड़े प्यार से देख रहा था वो, रोहिणा फिर बोली। गौरी ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? हमें नहीं पता, यहाँ से चलिए, कहीं किसी कॉफ़ी कॉर्नर में कॉफ़ी पीते हैं, गौरी ने कहा। चलो, सही कहा तुमने, मेरी भी इच्छा हो रही है, रोहिणा ने कहा और बाइक आगे बढ़ा दी। कुछ ही देर में दोनों एक रिजॉर्ट में पहुंच गए थे, जिसके लंबे चौड़े लॉन के कॉर्नर पर जाकर बैठ गए और कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया। क्या आपको मालूम है आपके दोनों भाई कुंवर नमन और कुंवर नयन और आपकी भाभी अनाहिता को बाइक चलाना नहीं आता है? कुछ देर बाद रोहिणा ने कहा। क्या, रियली? गौरी ने हैरानी से कहा। हाँ, और मालूम है रीज़न क्या है? क्या? क्योंकि बचपन से इन्हें कार में बैठने की आदत पड़ गई थी। जब मैं कॉलेज में गई तब भी इनके पास कार थी। देहरादून में पढ़ने आए थे तब इनके पास पोजेरो एसयूवी थी और अनाहिता के पास स्कॉर्पियो थी। हो, आपने बाइक कब चलाना सीखा? गौरी ने पूछा। हमने हाई स्कूल में ही सीख लिया था, लेकिन तब स्प्लेंडर या फिर पल्सर बाइक ही थी, वो भी अपनी नहीं, कॉलेज फ्रेंड्स की थी। उन्हीं की बाइक सीखी। जब हम इंटर में गए तब अपनी पर्सनल बाइक हमने खरीदी तो ड्यूक थी, और जब ग्रेजुएशन करने के बाद कॉलेज में गए तब हमारे पास बुलेट थी। अब रॉयल एनफील्ड है घर पर, जिसे कभी कभी चलाते हैं, वो भी जब सर्विसिंग पर देनी होती है और तुम्हारे चाचा साहब जी घर पर नहीं होते तभी हम चलाते हैं। वो नहीं चाहते कि अब हम बाइक चलाएं। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि हम किसी को भी ठोक देते हैं और ठोकने के बाद उसे पीट भी देते हैं, फिर पुलिस में दे देते हैं। इसलिए तुम्हारे चाचा साहब परेशान हो जाते हैं हमारी इस हरकत से। सच में? गौरी जोर जोर से हंसने लगी। मालिनी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह ने उसे माफ़ कर दिया है और उसे वहाँ से जाने के लिए कह दिया है। साथ में ये भी हिदायत दी है कि कभी लौटकर घर में ना आए और इस तरह की दुश्मनी भी ना करे। उसे इसी शर्त पर यहाँ से जाने दिया जा रहा है। बात की बाद में सोचेंगे हमें क्या करना है, पहले हमें यहाँ से तो निकलने दो, मालिनी ने मन ही मन कहा और दोनों हाथ जोड़ दिए विक्रमादित्य के सामने। आपके लिए बाहर एक कार खड़ी है, आप उसे लेकर यहाँ से सीधे अपने शहर चले जाइए। हम अपनी रियासत स्वर्णगरी और इंदौर में आपको दोबारा देखना पसंद नहीं करेंगे, विक्रमादित्य प्रताप ने कहा। जी ऐसा ही होगा, मालिनी ने कहा और अपना मोबाइल निकालने के लिए अपना पर्स चेक किया, मगर उसमें मोबाइल नहीं था। मेरा मोबाइल? मालिनी ने पूछा। कमिश्नर साहब ने अपने स्टाफ को कुछ इशारा किया तो वह मालिनी का मोबाइल लेकर आए और उसे पकड़ा दिया। मालिनी ने दोनों को नमस्ते किया और जल्दी से बाहर निकल गई। बाहर आकर खुले में बड़ी गहरी सांस ली और सोचने लगी, मुझे माफ़ी दे दी गई, कमाल है। चलो क्या फ़र्क पड़ता है, जेल जाने से बच गई। अब कुंवर वीर प्रताप को मारना और आसान हो जाएगा। अब मैं ध्यान रखूंगी उसे कैसे मारा जाए। सोचते हुए उसने सामने देखा, एक नई कार खड़ी थी और चाबी उसी में लगी हुई थी। एक कांस्टेबल ने मालिनी को इशारा किया और कहा, आप इस कार में जाएंगी। मालिनी खुशी कार की ओर बढ़ गई। उसने कार का दरवाज़ा खोला और उसके अंदर बैठकर दरवाज़ा बंद किया और कार स्टार्ट करके वहाँ से निकल गई। कमिश्नर साहब और विक्रमादित्य प्रताप सिंह कॉफ़ी का मज़ा लेते हुए हंस रहे थे। अंदर बैठे सभी पुलिस वाले यही सोच रहे थे कि राजा साहब कितने बड़े दिल वाले हैं कि उन्होंने अपने बेटे के ऊपर हमला करने वाली लड़की को छोड़ दिया। शाम ढली जब रोहिणा और गौरी घर पहुंचे तो रुद्रांश गुस्से में रोहिणा को घूरने लगा। माय स्वीट हार्ट, मैं प्लास्टिक की नहीं हूँ जो तुम्हारे घूरने से मैं पिघल जाऊंगी, रोहिणा ने हंसते हुए कहा और उसके करीब जाकर उसके सीने से लग गई। कल आप और मैं इसी बाइक में राइड करेंगे और इंदौर शहर की खूबसूरती देखेंगे। बाइक आप चलाना, मैं पीछे बैठूंगी आपकी कमर में हाथ डालकर। रोहिणा ने बड़े रोमांटिक अंदाज में कहा तो रुद्रांश मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। लो जी, आपके देवर जी के तो तेवर ही खत्म हो गए अपनी बीवी की रोमांटिक बातें सुनकर। देखो तो कैसे मुस्कुरा रहे हैं। कुंवर समर ने नारायणी से कहा, अब आपकी साली है ही इतनी चालबाज तो क्या कर सकता है बेचारा हमारा देवर। नारायणी ने भी जवाब दिया, वैसे तुम्हें सज़ा देना तो बनता है क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मानती हो, रुद्रांश ने रोहिणा के कान में कहा। क्या सज़ा दोगे? रोहिणा ने नज़रें उठाकर उसकी ओर देखा। बेडरूम में चलो, वहीं बताता हूँ। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया।
रोहिणा बड़ी जोर से हंसी। उसने रुद्रांश को अंगूठा दिखाया और हंसते हंसते कमरे के बाहर निकलकर गौरी के फ्लैट की ओर भाग गई। रुद्रांश ये देखकर एक बार फिर गुस्से में आ गया। इसका बचपना कभी नहीं जाएगा। नारायणी हंस पड़ी। क्या कहा आपने? मालिनी को छोड़ दिया ऐसे ही बिना कोई सजा दिए? वीर प्रताप का मुंह खुला रह गया। पूरा परिवार एक साथ बैठा हैरान था। विक्रमादित्य प्रताप ने जब बताया कि उन्होंने मालिनी को छोड़ दिया है तो सबके रिएक्शन एक जैसे थे। लेकिन क्यों? सब एक साथ बोले, क्योंकि हमें रानी जी राणा हेमलता का ख्याल आ गया था। हमने सोचा बरसों से हमारे साथ हैं, सुख दुख में काम आए हैं एक दूसरे के, तो क्यों ना छोटी सी गलती माफ़ की जाए। विक्रमादित्य प्रताप ने हेमलता की तरफ देखते हुए कहा। हेमलता ने जब ये सुना तो उसने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए विक्रमादित्य प्रताप की तरफ देखकर। चलिए अब कोई चाय कॉफ़ी पिलाएगा या सब हैरान ही बैठे रहेंगे? वो दोबारा बोले। रानी माँ तेजस्वी राज उठी और किचन की तरफ चली गई ताकि वो शेफ को चाय और कॉफ़ी का ऑर्डर दे सकें। गौरी बेटा, नई बाइक को चलाने से पहले आप इसे मंदिर में ले जाइएगा, श्रीमती राव ने गौरी से कहा जब वो ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। ओ हाँ मॉम, आपने सही कहा, लेकिन हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में ही जाना चाहते हैं। ठीक है, हम अभी निकल जाते हैं और लंच तक वापस आते हैं, गौरी ने कहा। बेटा, इतनी दूर अकेले जाओगी? श्रीमती राव चिंतित होकर बोली। कोई बात नहीं, चाची साहिब को लेकर चले जाते हैं। कभी नहीं, उनका भरोसा मत करना, रुद्रांश ने अंदर आते हुए कहा। तो फिर हम भैया के साथ चले जाते हैं। अरे इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है? कॉलोनी के मंदिर में भी तो जा सकती हो ना, और अभी तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, कंधे में दर्द रहता है, लॉन्ग जर्नी ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, श्रीमती राव बोली। कौरी ने घूर कर अपनी मॉम श्रीमती राव की तरफ देखा और नाराजगी से पैर पटकते हुए कमरे से बाहर निकल गई और अपनी पुरानी बाइक स्टार्ट करके वहां से चली गई। छोटे छोटे बात में नाराज हो जाती है, शादी के बाद क्या करेगी ये लड़की, श्रीमती राव बड़बड़ाई। राज करेगी हमारी प्रिंसेस, और क्या करेगी, सबको अंगली उंगलियों में निचाएगी। कुंवर समर वहां आते हुए बोले जिन्होंने श्रीमती राव की बात सुन ली थी। मैं तो ये भूल ही गई थी कि अब आगे आप ही गौरी की जिम्मेदारी लेंगे, उन्होंने फीकी मुस्कान के साथ कहा। अरे मिसेस राव, क्या कह रही हैं आप? जिम्मेदारी तो हम दोनों ही लेंगे ना, आपने ऐसा क्यों कह दिया? ये कहकर कुंवर समर ने श्रीमती राइट को साइड हक कर लिया। नारायणी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कुंवर समर की तरफ देखा मगर बोली कुछ नहीं। ये देखकर रोहिणा जोर से हंस पड़ी और फिर नारायणी के कान में जाकर बोली, जलन तो नहीं हो रही है ना? वैसे भी श्रीमती राव इस उम्र में भी बड़ी खूबसूरत नजर आती हैं। नारायणी ने घूर कर रोहिणा की तरफ देखा और उसकी गर्दन झुकाकर उसके पीठ पर 3-4 मुक्के मार दिए। अब ठीक है, सारा गुस्सा तुम पर उतर गया, अब मुझे कोई जलन नहीं हो रही है, नारायणी मुस्कुराकर बोली और रोहिणा को छोड़ दिया। कुंवर समर, रुद्रांश और श्रीमती राव हैरानी से इन दोनों को देख रहे थे, उन्हें समझ ही नहीं आया क्या हुआ। अब ऐसे क्या देख रहे हैं, जब समझे ही नहीं तो शांत हो जाइए। चलो जी अब नाश्ता करते हैं, नारायणी ने हंसते हुए कहा और खुद ही आगे बढ़कर डाइनिंग चेयर खींच कर बैठ गई। उसके साथ बाकी लोग भी बैठ गए और ब्रेकफास्ट करने लगे। विक्रमादित्य न्यूज़पेपर के हेडलाइन को पढ़ रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। क्या बात है कुंवर, आपने ऐसा क्या पढ़ लिया कि आपको हंसी आ रही है? महाराज हनुर प्रताप सिंह ने अपने बेटे विक्रमादित्य से पूछा। कुछ खास नहीं डैड, कुछ बात याद आ गई थी, लाओ न्यूज़पेपर हम भी पढ़ें। विक्रमादित्य ने न्यूज़पेपर उनकी तरफ बढ़ा दिया और खुद दूसरा पेपर उठाकर पढ़ने लगे। सभी न्यूज़पेपर में आज की मुख्य हेडलाइन एक ही थी कि नदी के पुल पर कार का एक भयानक एक्सीडेंट और नीचे विवरण दिया गया था। वीर प्रताप आज लेट ऑफिस आए थे। कार पार्किंग में कार से उतरते ही उनकी नज़र बाइक पर गई। उन्होंने देखा मिश्राव अपनी पुरानी बाइक में आए हैं। नई बाइक क्या पूजा करने के लिए घर पर रखी है? वो मन ही मन बड़बड़ाए। कार से उतरकर दोनों भाई लिफ्ट में घुस गए और बटन दबा दिया। अगर हम पूछेंगे कि नई बाइक पर क्यों नहीं आई तो जवाब यही मिलेगा कि हमारी मर्जी, हमारी बाइक है, हम किसी में भी आए। वीर प्रताप इतने जोर से बड़बड़ाए कि साथ में खड़े अंशुल प्रताप ने सुन लिया। पानी सर से ऊपर जा रहा है, अंशुल प्रताप भी बड़बड़ाए। कुछ कहा आपने? वीर प्रताप ने उनसे पूछा। नहीं, हमने तो सिर्फ सुना है, इतना कहकर वो मुस्कुराए। लगता है कुछ ज़्यादा ही सुन लिया है आपने, बेहतर है आप चुप रहिए। वीर प्रताप ने घूर कर उन्हें देखा। अंशुल प्रताप ने दूसरी ओर देखना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में लिफ्ट रुकी और दोनों भाई ऑफिस की तरफ बढ़ गए। दोनों की नज़र गौरी के कैबिन की ओर गई। उन्होंने देखा कि गौरी अपने कैबिन में बैठे काम कर रही है। दोनों के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। कुछ स्टाफ कैबिन के बाहर खड़े बातें कर रहे थे। उनकी आवाज़ आनी बंद हो गई और अचानक से शांति छा गई। लगता है खड़ूस आ गया, तभी सब लोग इधर उधर भाग गए हैं और शांति छा गई। लेकिन अब हमें शांत होना पड़ेगा।
बस बैल बजने वाला होगा या चपरासी आने वाला होगा और कहेगा आपको साहब बुला रहे हैं। गौरी बड़बड़ाई और अपना काम कंटिन्यू करने लगी। उसके सोचने की देर थी, इंटरकॉम बज उठा। उसने रिसीवर उठाया और हेलो कहा। प्रोजेक्ट नंबर 3 के फाइल लेकर आइए। उधर से वीर प्रताप की आवाज़ आई। कहा था ना। इतना कहकर वो खड़ी हुई और रैक से प्रोजेक्ट नंबर 3 की फाइल निकालकर सीईओ के ऑफिस की तरफ बढ़ गई। इधर जैसे ही विक्रमादित्य की फ़ोन की घंटी बजी, उन्होंने देखा कमिश्नर साहब का फ़ोन था। फ़ोन रिसीव करते ही उधर से आवाज़ आई। सब प्लान काम कर गया। जी सर, मालूम है, सुबह ही देख लिया था। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके सहयोग के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। विक्रमादित्य मुस्कुराते हुए बोले। तो फिर एक और पार्टी? कमिश्नर साहब हंसने लगे। एनी टाइम सर। इतना कहकर दोनों ने फ़ोन काट दिया। हेमलता आज अपने रियासत में वापस जा रही थी। अचानक उन्हें एक फ़ोन आ गया और उधर से कुछ कहा गया, जिसे सुनते ही उनके हाथ से फ़ोन छूट गया। मेरी बेटी प्रिंसेस मालिनी! वो चिल्ला उठी और लड़खड़ा कर गिरने लगी। कुंवर सूर्य प्रताप ने उन्हें थाम लिया। क्या हुआ आंटी जी, आप परेशान क्यों हो गई? मेरी बेटी, उनके मुंह से यही दो शब्द बार बार निकलने लगे और वो बेहोशी की हालत में आने लगी। नौकर जल्दी से पानी की बोतल लाया और उनके चेहरे पर छिड़कने लगा। पानी के छिड़काव से उन्हें होश आया। मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। होश में आते ही वो फिर से बोली। क्या? सभी चौंके। मेरी बेटी का कल वापस जाते हुए एक्सीडेंट हो गया था और हमें आज खबर मिल रही है। हे भगवान, ये क्या हो गया? वो अपना सीना पीट कर विलाप करने लगी। क्या कह रही हैं आप? समझ में नहीं आया। हमने तो उन्हें रिहा करवा दिया था और वो पुलिस थाने से बड़ी खुश होकर चली गई थी। विक्रमादित्य उनके पास आकर बोले। पता नहीं, हमें पूरी बात का पता नहीं है। हम कहाँ जाएं अपनी बेटी से मिलने? वो विलाप करती हुई बोली। विक्रमादित्य ने उनका फ़ोन लिया और लास्ट नंबर देखा जहाँ से फ़ोन आया था। उस पर दोबारा फ़ोन किया उन्होंने तो पता चला कि उनके परिवार के सदस्य का फ़ोन था। उन्हें भी किसी ने फ़ोन करके बताया था कि मालिनी का एक्सीडेंट हो गया है और ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन मरने से पहले उन्होंने उनको फ़ोन किया था कि वो वापस आ रही हैं। हम ड्राइवर को आपके साथ आपके रियासत में भेजने का इंतज़ाम करते हैं। विक्रमादित्य ने कहा। भाई साहब, आप चौपर का इंतज़ाम करवा दीजिए। जी जी, जैसा आप कहते हैं हम वही करते हैं। इतना कहकर उन्होंने अपने महल के स्टाफ को चौपर का इंतज़ाम करने को कह दिया। करीब 1 घंटे बाद हेमलता को रोते विलाप करते अपनी रियासत के लिए रवाना हो गई। उनके जाते ही विक्रमादित्य ने राहत की सांस ली और अपने कमरे की ओर बढ़ गए। अपने बेड पर बैठकर सामने दीवार को घूरने लगे। वो सोचने लगे थे कि किस तरह से उन्होंने अपना प्लान बनाया था। विक्रमादित्य जानते थे कि अगर मालिनी को जिंदा छोड़ दिया गया तो वो बार बार परिवार या फिर कौन विक्रम वीर प्रताप पर हमला करवाती रहेगी। दुश्मन का सर हमेशा समय रहते ही कुचल देना चाहिए। राज परिवार के सदस्यों को ये बात बचपन से अनिवार्य रूप से सिखाई जाती है। वो तो उसी दिन पार्टी में ही जब मालिनी ने कुआं वीर प्रताप की पीठ पर रिवॉल्वर लगा दिया था, उसकी जान लेना चाहते थे। मगर कमिश्नर ने उन्हें सलाह दी कि वो अपने हाथ खून से ना रंगे, वरना कानून से बचना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने मालिनी को हवालात से रिहा करवा दिया। मगर कमिश्नर की सलाह पर मालिनी के जेल में रहते हुए ही उसके नाम से एक नई कार खरीदी गई और उसके ब्रेक के साथ कुछ इस तरह से छेड़छाड़ कर दिया गया कि एक निश्चित दूरी तय करने के बाद उसका ब्रेक फेल हो जाएगा। करीब 30 किलोमीटर दूर जाने के बाद मालिनी की कार का ब्रेक फेल हो गया क्योंकि कार काफ़ी स्पीड में थी। सामने से आती हुई गाड़ी से बचने के चक्कर में उसने ब्रेक लगाया होगा और गाड़ी नहीं रुकी, लहराती हुई पुल से जाकर दूसरी तरफ से टकरा गई और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। इस बात को कमिश्नर और खुद उनके सिवा और कोई नहीं जानता था। हालांकि विक्रमादित्य को इस बात का दुख था कि एक लड़की को इस तरह से मौत की सज़ा दी गई, मगर वो मजबूर थे। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उन्हें ये कदम उठाना ही पड़ा। अगर वो ये कदम ना उठाते तो मालिनी भविष्य में निश्चित रूप से कुंवर वीर प्रताप की जान ले लेती। हेमलता के महल में पहुंचते ही अफरा तफरी मच गई। सभी रिश्तेदार वहां पर मौजूद थे और मालिनी की डेड बॉडी वहां पर नहीं थी। वो तो सोच रही थी कि हेमलता खुद लेकर आएगी, मगर उन्हें तो पूरी खबर भी नहीं थी कि मालिनी का एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ। वो तो जल्दबाजी में यहाँ पर आ गई थी। तुरंत ही उनके भाई और उनके देवर चौपर में वापस इंदौर आए और विक्रमादित्य को फ़ोन पर कांटेक्ट किया। उन्होंने भी प्रत्यक्ष में अनभिज्ञता प्रकट की कि उन्हें नहीं मालूम था एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ है। उन्हें तो हेमलता ने ही सिर्फ इतना बताया कि उनकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया और वो उसमें मारी गई। उन्होंने पुलिस स्टेशन का नंबर दे दिया कि वहाँ पर पहुँच जाएं, वो खुद भी वहाँ जा रहे हैं। विक्रमादित्य अपने बड़े बेटे सूर्य प्रताप और भानु प्रताप के साथ पुलिस स्टेशन की तरफ चल दिए।
शाम के 4 बजते ही वीर प्रताप ने इंटरकॉम का बटन दबाया और दूसरी तरफ से कॉल उठाने का इंतजार करने लगे। इस समय उनके होंठों में शरारत भरी मुस्कान थी। दूसरी तरफ से जैसे ही फोन उठाया गया, उन्होंने गंभीर और कठोर स्वर में कहा, हमारे ऑफिस में आइए। फाइल कौन सी लानी है? गौरी ने पूछा। हमने सिर्फ आपको बुलाया है। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। गौरी ने बुरा सा मुंह बनाया और हाथ में सिर्फ नोटबुक और पेन लेकर आ गई। कॉफी पीजिए, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। गौरी ने घूरकर उनकी तरफ देखा और कॉफी का कप उठाकर कॉफी के घूंट भरने लगी। उसने कुर्सी पर बैठना भी गंवारा नहीं समझा। ये देखकर वीर प्रताप खुद भी खड़े हो गए और खड़े होकर कॉफी पीने लगे। गौरी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सीईओ साहब खड़े होकर कॉफी क्यों पी रहे हैं। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही खड़े कॉफी पीते रहे। अचानक दरवाज़ा खुला और सीनियर मैनेजर ने अंदर आने की इजाज़त मांगी। जी अंदर आइए, वीर प्रताप ने कहा। सर, इस पर आपके साइन चाहिए। सीनियर मैनेजर ने एक फाइल टेबल पर रखते हुए कहा। आप बैठिए, अभी करते हैं। अरे सर, कैसी बात करते हैं आप खुद खड़े हैं तो हम कैसे बैठ सकते हैं? आप भी बैठिए ना, सीनियर मैनेजर ने कहा। अरे मिस राव खड़े खड़े कॉफ़ी पी रही हैं तो हमें लगा शायद खड़े होकर कॉफ़ी पीने में ज़्यादा मज़ा आता होगा, इसीलिए हम भी खड़े हो गए और कॉफ़ी पी रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक मज़ा नहीं आया। ये सुनकर सीनियर मैनेजर मुस्कुराए और उन्होंने गौरी का हाथ पकड़कर उसे कुर्सी पर बैठा दिया। ये देखकर वीर प्रताप भी अपनी सीट पर बैठ गए और गौरी की तरफ देखकर बोले, आप हमें घूरना बंद कर दीजिए और आराम से कॉफ़ी पीजिए। फिर मैनेजर साहब की तरफ मुड़कर बोले, यस सर, कहाँ पर साइन करने हैं? सीनियर मैनेजर ने फाइल खोलकर उनके सामने रख दिया और अपनी उंगली रख दी उस जगह पर जहाँ पर साइन करने थे। वीर प्रताप फाइल को पढ़कर साइन करने में बिजी हो गए। गौरी ने कॉफ़ी पी ली थी तो वो उठकर जाने लगी। आपको जाने की इजाज़त किसने दी? वीर प्रताप फाइल पर साइन करते हुए बोले। हमने सोचा आपने हमें सिर्फ कॉफ़ी पीने के लिए बुलाया है। कॉफ़ी हमने पी ली है तो हम जा सकते हैं। चुपचाप से बैठे रहिए, जब हम कहेंगे तभी आप यहाँ से जाइएगा। वो बोले और अपना काम करने लगे। सीनियर मैनेजर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वीर प्रताप ने फाइल में साइन कर दिए और सीनियर मैनेजर को पकड़ा दिया। सीनियर मैनेजर खड़े हुए और दरवाजे की तरफ बढ़ गए, फिर अचानक रुके। सर, आपने उस दिन कहा था कि आप एक प्रपोज़ल तैयार कर रहे हैं पार्टी वाले दिन, क्या वो एक्सेप्ट हो गया? उन्होंने गौरी की तरफ देखकर कहा। अरे कहाँ सीनियर मैनेजर साहब, उस दिन वो पंगा हो गया मालिनी वाला, बस उसी चक्कर में सब गड़बड़ हो गया। उसके बाद तो मौका ही नहीं मिला। तो अब क्या ख्याल है, अभी भी प्रपोज़ कर सकते हैं? अरे सर, उसके लिए तो माहौल वैसा ही होना चाहिए, इसीलिए हमने सोचा है किसी की हेल्प ली जाए। वीर प्रताप मुस्कुरा कर बोले, जैसा आप ठीक समझे। वैसे हम देख रहे हैं कि आपको माहौल कभी सही नहीं मिलेगा इस प्रपोज़ल के लिए, इसीलिए बेहतर है आप किसी और का ही सहारा लें। आप कहें तो हम हेल्प करें। सीनियर मैनेजर बोले और हंसते हुए वहाँ से निकल गए। सीनियर मैनेजर का मतलब उस प्रपोज़ल से था जो उस दिन वीर प्रताप ने उनसे कहा था कि वो गौरी को प्रपोज़ करना चाहते हैं। गौरी उनकी कोई बात समझ नहीं पाई थी, इसीलिए वो उन दोनों के चेहरे देख रही थी। क्या हम पूछ सकते हैं कि आपको रॉयल एनफील्ड बाइक कैसी लगी? कुछ देर बाद वीर प्रताप ने पूछा। बाइक का नाम सुनते ही गौरी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बाइक तो बड़ी मस्त है, इनफैक्ट हम भी वही लेने की सोच रहे थे, वो चहकती हुई बोली। वीर प्रताप ने महसूस किया था कि बाइक का नाम लेते ही उसने कैसे चहकना शुरू कर दिया। क्या आपको उसका रेड कलर पसंद आया? हाँ, हमें रेड कलर पसंद आया, मगर हम लेते तो ब्लैक कलर में ही लेते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर हम कोई कांड कर भी जाते तो हमें जल्दी से कोई पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि ब्लैक कलर तो जल्दी से कोई नोटिस नहीं करता है, और किसी स्पेसिफिक कलर को लेने का मतलब है कि आप लोगों की नज़रों में आ जाओगे। दैट्स द रीज़न, गौरी ने कहा। अब तो आपके पास रेड कलर आ ही गया है, अब क्या करेगी आप? उन्होंने हंसते हुए पूछा। कुछ नहीं, चलाएंगे उसे भी। अब हमें हमारी बहादुरी का इनाम मिला है, स्पेशली आपसे, तो उसे यूं ही नहीं छोड़ सकते, उसे इस्तेमाल करेंगे। गौरी ने हंसते हुए कहा। आप हंसते हुए इतनी अच्छी क्यों लगती हैं? क्या मतलब? हम समझे नहीं। हमने कहा आप हंसते हुए अच्छी क्यों लगती हैं। बड़ा सीधा सा सवाल पूछा है। हमें नहीं पता कि आप हंसते हुए अच्छे लगती हैं या नहीं। हम तो आपको इसका जवाब नहीं दे सकते, सॉरी। हम जा रहे हैं, अब 5 बज गए हैं, हमें घर भी जाना होता है। घर पर हमारे मॉम डैड इंतज़ार करते हैं, लेट हो जाते हैं तो वो लोग बेचैन हो जाते हैं, गौरी ने कहा और खड़ी हो गई। एक बात और पूछें? पूछ लीजिए। वो दोबारा कुर्सी पर बैठ गई। उसको कुर्सी पर बैठा देखकर वो मुस्कुराए। क्या कल आप रॉयल एनफील्ड राइड करके ऑफिस आएंगी?
हम भी देखना चाहते हैं कि रेड रॉयल एनफील्ड में बैठी आप कैसी लगती हैं। ये सुनकर गौरी को समझ में नहीं आया वो क्या जवाब दे। कल आप रॉयल एनफील्ड राइड करिएगा, अब आप जाइए, आपको देर हो जाएगी। इतना कहकर वो भी अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। गौरी चुपचाप से उठी और उनके ऑफिस से बाहर निकल गई। विक्रमादित्य अपने बड़े बेटे कुंवर सूर्य प्रताप सिंह और कुंवर भानु प्रताप के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे। उन्होंने देखा मालिनी के मामा और चाचा दोनों वहां पर मौजूद थे। सिटी एसपी विक्रमादित्य को जानता था, अतः उन्हें विश किया और आने का कारण पूछा। उन्होंने सिटी एसपी को बताया कि वो मालिनी की कार दुर्घटना में मारे जाने की वजह से आए हैं। वो जानना चाहते हैं कि मालिनी की बॉडी कहाँ पर है। सिटी हॉस्पिटल में है, एसपी साहब ने बताया। अब सब लोग 2 गाड़ी में सिटी हॉस्पिटल पहुंच गए। कुछ पेपर वर्क और फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद मामा और चाचा दोनों मालिनी की डेड बॉडी लेकर वहां से वापस चले गए। विक्रमादित्य अपने दोनों बेटों के साथ वापस अपने महल लौट आए। आज दिन भर रुद्रांश रोहिणा को लेकर रेड रॉयल एनफील्ड बाइक में घूमता रहा। रोहिणा ने बड़ी कोशिश की, बड़ी मिन्नतें की, मगर रुद्रांश ने उसे बाइक चलाने नहीं दिया। खुद ही उसे अपने पीछे बैठाए पूरे शहर घूमता रहा। शहर के बाहर रिजॉर्ट में लंच भी किया और शाम को वापस घर आया। क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? नारायणी ने रोहिणा के चेहरे को देखते हुए कहा, जहाँ पर नाराजगी के भाव मौजूद थे। अरे भाभी साहब, हमने इन्हें बाइक राइड करने को नहीं दिया, इसीलिए हमसे नाराज हैं, रुद्रांश ने हंसते हुए कहा। इतना सुनकर नारायणी और कुंवर समर दोनों हंस पड़े। रोहिणा ने रुद्रांश के पीठ पर 2-4 जोर जोर से मुक्के मारे और अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गई। तभी गेट खुलने की आवाज़ आई तो सबने उस तरफ देखा। गौरी आ रही थी। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जैसे ही गौरी पोर्च में अपनी बाइक स्टैंड करके बरामदे में आई, तब तक नयन और श्रीमती राव दोनों भी किचन से 2 ट्रे में चाय, कोपरा पेटीज और सैंडविच लेकर नारायणी के फ्लैट की ओर जा रहे थे। गौरी भी अपना बैग उठाए उनके फ्लैट की तरफ बढ़ गई। वो अभी भी श्रीमती राव के साथ ही रह रही थी। बाकी खाना पीना, उठना बैठना सभी नारायणी और कुंवर समर के साथ ही कर रही थी। नारायणी और कुंवर समर उसे बहुत अच्छे लगते थे। उसने उन्हें अपना मॉम डैड भी मान लिया था। कुंवर नमन और कुंवर नयन को अपना भाई मान लिया था, मगर वो उनके साथ जाने के लिए अभी भी राजी नहीं थी। वो श्रीमती राव को छोड़ना नहीं चाहती थी। वो तो इसी में खुश थी कि नारायणी भी यहीं पर रहने लगी है। आ गई हमारे प्रिंसेस, कुंवर समर और रुद्रांश एक साथ बोले। जी पापा जी, अंकल जी, हम आ गए, बड़े प्यार से गौरी ने कहा। उसने नारायणी की तरफ बढ़कर उसके बगल में बैठकर उसका हाथ पकड़ लिया। और बताएं, आपका दिन कैसा रहा? गौरी ने बड़े प्यार से पूछा। श्रीमती राव के बनाए हुए स्वादिष्ट खाने के साथ दिन अच्छा ही बीतता है। उन्होंने तो हमें नई नई डिश बनाकर खिलाई हैं, नारायणी ने कहा। और हमने भी उन नई नई डिशेस को बनाना सीख लिया है, कुंवर नयन ने कहा। मॉम, आपने क्या बनाकर खिलाया इन्हें? गौरी ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके श्रीमती राव की तरफ देखकर पूछा। आज तो लंच में दाल बाफला, गाजर मटर पुलाव और हरी चटनी बनाई थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, श्रीमती राव हंसते हुए बोली। और अब ये कोपरा पैटीज बनाया है और हमने भी सीख लिया है, नयन ने अपनी आंखें मटकाते हुए कहा। गौरी उन्हें देखकर हंसने लगी। सभी हंसी मजाक करते हुए चाय पी रहे थे। कुंवर समर के मोबाइल पर फ़ोन की घंटी बजने पर उन्होंने देखा विक्रमादित्य प्रताप सिंह का फ़ोन था। वो वहाँ से उठ खड़े हुए और एकांत में आकर फ़ोन सुनने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने आकर बताया कि कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह जी ने कल होटल शेरेटन ग्रैंड पैलेस में हम सबको लंच में बुलाया है और हम तो कल रेड रॉयल एनफील्ड में ऑफिस जाएंगे। गौरी ने हंसते हुए कहा और अपनी चाय खत्म करके उठ खड़ी हुई कपड़े चेंज करने के लिए। अगले दिन सुबह गौरी ऑफिस जाने के लिए तैयार खड़ी रॉयल एनफील्ड को स्टैंड से उतार ही रही थी कि रोहिणा उठकर बाहर उसके पास आई। उसके हाथ से रॉयल एनफील्ड को लेकर स्टार्ट करके बाइक को तिरछा करके गोल गोल घुमाया और गेट की तरफ कर दिया। वाओ, व्हाट अ स्टाइल! गौरी की आंखें फैल गई। कैन यू डू दिस? रोहिणा ने पूछा। नो, आई कांट। आई वॉन्ट टू डू, विल यू टीच मी? ऑफ कोर्स। रोहिणा मुस्कुराई और दोबारा करने लगी तो उसी वक्त नारायणी अंदर से आई। क्या हो रहा है, क्या सिखा रही हो? नारायणी ने रोहिणा को घूर कर पूछा। कुछ नहीं दीदी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। रोहिणा हंसी और बाइक गौरी को पकड़ा दिया। कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें सिखाने की ज़रूरत नहीं है हमारी प्रिंसेस को, समझिए आप। जो जो आपको आता है आप उसे अपने पास रहने दीजिए, नारायणी ने कड़े शब्दों में रोहिणा को कहा। और प्रिंसेस, ज़्यादा स्टंट मारने या सीखने की कोशिश ना करें, समझिए आप। अब आप ऑफिस जाइए, आपको देर हो जाएगी, नारायणी ने अब गौरी की तरफ देखकर और चेहरा पर कठोरता लाते हुए कहा। बिल्कुल सही कहा आपने, मेरी तो कुछ भी नहीं सुनती। अब आपने कहा है तो शायद मान जाए। श्रीमती राव जो दरवाजे पर खड़ी थी उन्होंने हंसते हुए कहा। गौरी ने बहुत ही गंदा लुक नारायणी और श्रीमती राव को दिया
और नाक से फुफकारते हुए वहां से अपनी बाइक स्टार्ट करके निकल गई। काफी दूर पर अपने मर्सिडीज बेंज लिए कुंवर वीर प्रताप उसे जाता हुआ देख रहे थे। जब वो काफी आगे निकल गई तो उसके पीछे पीछे खुद अपनी कार ड्राइव करने लगे। हम आपको रिमाइंड कर रहे हैं कि आज आप लंच में होटल शेरेटन ग्रैंड पैलेस में आमंत्रित हैं। कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह ने कुंवर समर को फ़ोन करके याद दिलाया। अरे साहब, आप फिक्र ना करें, हम समय पर पहुंच जाएंगे, हमें याद है। कुंवर समर ने हंसते हुए फ़ोन पर जवाब दिया। ठीक है जनाब, पूरे परिवार के साथ समय पर पहुंच जाइएगा, और हाँ, श्रीमती राव को अवश्य लाइएगा। इतना कहकर विक्रमादित्य प्रताप ने फ़ोन काट दिया। गौरी अपने रॉयल एनफील्ड राइड करते हुए आगे आगे जा रही थी और उसके पीछे पीछे वीर प्रताप अपनी मर्सिडीज बेंज ड्राइव करते हुए ऑफिस की तरफ जा रहे थे। कुछ देर बाद दोनों ही एक साथ पार्किंग में पहुंचे और एक दूसरे को देखा, जहां वीर प्रताप उसे मुस्कुराते हुए देख रहे थे। वहीं गौरी अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके उन्हें देख रही थी, मगर उसके होंठों पर मुस्कुराहट नहीं थी। यू हैव अ वेरी गुड पर्सनैलिटी। वीर प्रताप अपनी कार से उतरकर उसके पास आकर बोले। गौरी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप गले में डाले हुए बैग को निकाला और हाथ में लेते हुए आगे आगे चल पड़ी। आप क्या हमेशा से ऐसे ही खड़ूस हैं? वीर प्रताप उसके साथ साथ चलते हुए बोले। नहीं, हम खड़ूस लोगों के साथ खड़ूस बिहेव करते हैं, उसने जवाब दिया। कितने खड़ूस लोगों से आपका पाला पड़ चुका है अब तक? उन्होंने पूछा। फिलहाल तो सिर्फ एक खड़ूस है जिसे हम डेली झेलते आ रहे हैं, उसने जवाब दिया और लिफ्ट का बटन पुश कर दिया। लिफ्ट खुल गई और वो लिफ्ट के अंदर घुसकर उसे बंद करने के लिए बटन पुश करने लगी, मगर वीर प्रताप जल्दी से अंदर घुस गए और लिफ्ट बंद कर दिया। गौरी लिफ्ट का बटन ऊपर जाने के लिए दबाना चाहती थी, मगर उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? हमारा हाथ छोड़िए, गौरी ने कड़े शब्दों में कहा। आप हमारे साथ ढंग से बात क्यों नहीं करती हैं? हमेशा क्यों इस तरह से चिढ़ती रहती हैं? क्योंकि हमें आपसे नफरत है। ये नफरत क्या कभी प्यार में नहीं बदल सकती? उन्होंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। गौरी ने कोई जवाब नहीं दिया और उनकी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। वीर प्रताप ने लिफ्ट का बटन दबा दिया और लिफ्ट ऊपर की तरफ चल पड़ी। कुंवर समर, नारायणी, श्रीमती राव, कुंवर नयन, रुद्रांश और रोहिणा सभी तैयार होकर अपनी नई एसयूवी में बैठकर समय पर होटल शेरेटन ग्रैंड पैलेस में पहुंच गए। होटल की लॉबी में कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह अपने परिवार के साथ सभी सदस्यों के साथ खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखते ही वो आगे बढ़े और बड़े गर्मजोशी से कुंवर समर से हाथ मिलाया, फिर उन्हें अपने गले से लगा लिया। परिवार के सभी सदस्यों से तो वो पहले ही परिचित हैं, अतः सभी एक दूसरे को अभिवादन करके लिफ्ट से उस प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ गए जो उन्हें लंच के लिए बुक किया था। रूम काफ़ी बड़ा था, उसमें कम से कम एक बार में 20 लोग पार्टी कर सकते थे। चारों तरफ महोगनी के उत्तम नक्काशी वाले डाइनिंग सोफा, चेयर और टेबल लगे हुए थे। रूम में भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। 4 वेटर उनकी आवभगत के लिए वहां पर मौजूद थे। उन्होंने सोफा चेयर सरकाए मेहमानों के बैठने के लिए। सभी लोग एक साथ आमने सामने होकर बैठ गए। आपके प्रिंसेस नहीं आई लंच के लिए? रानी माँ तेजस्वी राज ने नारायणी से पूछा। वो तो ऑफिस में है, नारायणी ने जवाब दिया। अरे तो फ़ोन करके उन्हें यहाँ बुला लीजिए, अभी कुंवर वीर प्रताप भी तो यहाँ पर आएंगे ही, उनके साथ ही आ जाएंगी वो भी, रानी माँ ने दोबारा कहा। जी अभी देखते हैं, नारायणी ने कहा। अभी क्या देखते हैं दीदी, फ़ोन कर दो ना, लंच में अब टाइम ही कहाँ है, रोहिणा बोली। हाँ तुम सही कह रही हो। इतना कहकर नारायणी ने फ़ोन निकाला और गौरी को फ़ोन लगा दिया। यस मॉम, सब ठीक है ना? गौरी ने नारायणी के फ़ोन आने पर पूछा। हाँ बेटा, सब ठीक है। एक काम करो ना, आप कुंवर वीर प्रताप जी के साथ होटल शेरेटन ग्रैंड पैलेस आ जाइए। लेकिन मॉम, क्यों, हम उनके साथ क्यों आए किसी होटल में? गौरी ने ज़ोर से कहा। बेटा, हम यहाँ पर लंच में इनवाइटेड हैं और रानी माँ चाहती हैं कि आप भी हमारे साथ लंच करें, तो आ जाइए। कुंवर साहब तो यहाँ आ ही रहे हैं, आप भी उन्हीं के साथ यहाँ पर आ जाइए, नारायणी ने ज़ोर देकर कहा। मॉम, अगर हमें वहाँ आना ही है तो हम अपनी बाइक में आ जाएंगे, उनके साथ क्यों आएँ? फिलहाल हमारा आने का मूड नहीं है, कह दीजिएगा उन्हें ऑफिस में काम ज़्यादा है इसीलिए हम नहीं आ रहे हैं। इतना कहकर गौरी ने फ़ोन काट दिया। नारायणी फ़ोन को देखती रह गई। क्या हुआ कुंवर रानी साहिबा? तेजस्वी राज ने पूछा। वर्कलोड ज़्यादा है उन पर, इसीलिए नहीं आ रही हैं, नारायणी ने जवाब दिया। अरे हम कुंवर साहब से कहकर उनका काम किसी और को करने को कह देते हैं, रानी माँ बोली। नहीं, रहने दीजिए, वो अपने काम के लिए बड़ी पर्टिकुलर हैं, अपना काम खुद करना पसंद करती हैं। अगर सुबह ही हमने उन्हें अपने साथ इनवाइट कर लिया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर अब वो नहीं आएंगी, हम जानते हैं, नारायणी ने कहा।
कुछ देर के लिए वहाँ पर चुप्पी छा गई। सभी लंच से पहले स्नैक्स सर्व किया गया और सभी स्नैक्स खाने लगे। कुछ ही देर में वीर प्रताप भी वहाँ पर आ गए और अपनी माता श्री के करीब बैठ गए। उन्होंने अपनी माता श्री की तरफ देखा और कुछ इशारा किया। तेजस्वी ने भी उनकी तरफ अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाकर कुछ इशारा किया। सुनिए सुनिए, सभी गौर से सुनिए। नारायणी जी और कुंवर समर प्रताप सिंह जी, आज इस लंच के आयोजन का एक मुख्य कारण ये है कि हम अपने सबसे छोटे बेटे कुंवर वीर प्रताप के लिए आपके प्रिंसेस का हाथ मांगना चाहते हैं। हमारे पति देव और कुंवर समर प्रताप सिंह राणा की दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं। क्या आप दोनों का क्या ख्याल है? रानी तेजस्वी राज ने सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हुए कहा। नारायणी और कुंवर समर पहले ही इस बात के लिए सोच चुके थे, इसीलिए उन्हें कोई ऐतराज भी नहीं था। फिर भी वो जल्दी से कुछ नहीं बोले और चुपचाप रहे। रोहिरा ने जैसे ही ये सुना तो उसके सिर के बाल खड़े हो गए और पैरों तले धरती खिसक गई। वो जानते थे कि गौरी कभी इस बात के लिए राजी नहीं होगी। वो तो कुंवर वीर प्रताप को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से नारायणी की तरफ देखा कि वो क्या जवाब देती हैं। लंच का समय। गौरी अभी भी लैपटॉप में अपने काम कर रही थी। उधर लंच के लिए अंशुल प्रताप कैबिन के दरवाजे पर खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। अरे अब बस भी करिए, उठिए, लंच का समय हो गया है। अंशुल प्रताप बोले। आप जाकर खाने का ऑर्डर दे दीजिए ना, हम आते हैं पीछे पीछे। गौरी लैपटॉप में टाइप करते हुए ही बोली। नहीं, हमें आपके साथ ही जाना है। हमें अच्छा नहीं लगता कि हम काउंटर पर खड़े होकर अपने लिए खाना ऑर्डर करें। हम तो आपका लाया हुआ लंच खाएंगे। अंशुल प्रताप ने मुंह बनाकर कहा। उफ, इस चुपको का कुछ नहीं हो सकता। बड़े लाड साहब हैं, काउंटर पर खड़े होकर खाना ऑर्डर नहीं कर सकते। हमारा लाया हुआ लंच खाना है। यानी कि हम नौकरी इनके लिए कर रहे हैं। नौकरी हम करें, राशन हम अपने घर में भरें और अपनी मॉम से पकवा कर इनको यहाँ खिलाएं। वो बड़बड़ाने लगी और अपना लैपटॉप बंद करके उसने टिफ़िन बॉक्स उठाया और ज़ोर से अंशुल प्रताप के हाथों में थमा दिया। इसे पकड़ने में तो शर्म नहीं आएगी ना? कैंटीन के काउंटर पर खड़े होने पर शर्म आती है बरखुदार को। छी, कितना बोलती हैं आप, अंशुल प्रताप ने कहा और जल्दी से टिफ़िन पकड़कर दूर भाग गए। उन्हें पता था अगर पास में खड़े रहे तो पिट जाएंगी। गौरी तो इस बात का ख्याल ही नहीं रखती थी कि वो इस कंपनी के मालिक के बेटे, भतीजे, भाई सभी कुछ हैं और जो भी हाथ में आता है उठाकर मारना शुरू कर देती हैं। ऐसी हिम्मत और लड़कियों में नहीं है। वो तो उन्हें देखकर सिर्फ मुस्कुरा सकती हैं। आप जाकर सीट घेर लीजिए, हम आलू चाट और टिक्की लेकर आते हैं, गौरी ने कहा और काउंटर की तरफ बढ़ गई। कुछ ही देर में दोनों बातें करते हुए लंच कर रहे थे। क्या आपको मालूम है, आज होटल शेरेटन ग्रैंड पैलेस में आपकी फैमिली ने लंच अरेंज किया है और हमारी फैमिली इनवाइटेड है, गौरी ने कहा। हाँ, हमें मालूम है, उन्होंने खाते हुए कहा। तो फिर आप क्यों नहीं गए? क्योंकि आप भी तो नहीं गई। अगर आप जाती तो हम भी चले जाते। ये क्या बात हुई कि हम जाते तो आप भी जाते? भाई, जब हमने देखा कि आप यहाँ पर हैं, लंच पर नहीं जा रही हैं, तो हमने सोचा हम भी यहीं लंच कर लेते हैं। बस इतनी सी तो बात है। अच्छा, अब जल्दी से खाना खत्म करिए, हमें आइसक्रीम खाना है, अंशुल प्रताप बोले। आप अपना खाना खत्म करें और जाकर आइसक्रीम लेकर आएँ, हम नौकर नहीं हैं आपके, गौरी ने घूरते हुए कहा। अंशुल प्रताप उसे नाराज़गी से देखने लगे। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? हम आपके लिए खाना लाए हैं, काउंटर पर जाकर हम आलू चाट और टिक्की लाए हैं, तो आप आइसक्रीम नहीं ला सकते हमारे लिए? आप मर्द हो, आपको ये काम खुद करना चाहिए, गौरी ने घूर कर देखते हुए कहा। अच्छा हुआ ऑफिस की किसी लड़की से आपकी दोस्ती नहीं है या वो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है। अगर होती ना तो नाको चने चबाने पर मजबूर कर देती आपको। क्या मतलब है आपका? अंशुल प्रताप ने भी उसे घूरते हुए ही कहा। यही कि ये लड़कियां सोचती हैं कि आप अगर उनके बॉयफ्रेंड बन जाएं तो आपको उनके नखरे उठाने पड़ेंगे, यानी कि जो वो कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा। जैसे कि उनको उनके पसंद का गिफ्ट ला कर देना। वो बताएंगे आपको कि आप हमारे लिए ये गिफ्ट लेकर आइए और आपको लाना होगा। रोज़ शाम को उन्हें डिनर करवाना होगा, मॉल में घुमाना होगा, उनको शॉपिंग करवाना होगा और वो सारे खर्चे आपको उठाने होंगे। मालूम है आपको कुछ? गौरी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उन पर टिका कर कहा। अच्छा, हमारे ऑफिस की लड़कियां ऐसी हैं? अंशुल ने अपनी आंखें हैरत से चौड़ी कर ली। तो क्या आप भी अगर हमारी गर्लफ्रेंड बन गई तो ऐसा ही करेंगी? क्या आपको ऐसा लगता है? दूसरी बात, आप हमारे बॉयफ्रेंड नहीं हैं और ना ही बन सकते हैं। दोबारा ये सवाल पूछ मत लीजिएगा। अब चुपचाप से अपना खाना खत्म करिए और आइसक्रीम लेकर आइए, गौरी ने तुनक कर कहा। बाप रे, इतनी छोटी सी बात पर आपने इतना बड़ा लेक्चर दे दिया। इतना कहकर वो अपनी सीट से उठे और काउंटर की तरफ आइसक्रीम लेने चले गए। उधर तेजस्वी राज अपने
पुत्र कुंवर वीर प्रताप के रिश्ते की बात नारायणी से कर रही थी गौरी के लिए, और रोहिणा ये सुनकर हक्की बक्की रह गई थी। अब वो नारायणी के मुंह से सुनना चाहती थी कि वो क्या कहती हैं। तभी श्रीमती राव की मोबाइल की घंटी बजने लगी। उन्होंने बैग से मोबाइल निकाल कर देखा तो उनके बेटे रमन का फ़ोन था। उन्होंने एक्सक्यूज़ मी कहा और बाहर आ गई और फ़ोन पर बात करने लगी। मॉम, आप कहाँ हैं? घर पर कोई नहीं है, गेट बंद है। हम आपसे मिलने के लिए आए हैं और गेट के बाहर खड़े हैं, रमन ने फ़ोन पर कहा। अरे बेटा, तुम आ गए? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, वरना मैं घर में ही रुक जाती। अभी तो मैं होटल शेरेटन ग्रैंड पैलेस में लंच के लिए आई हूँ, कुंवर समर और नारायणी जी के साथ। ऐसा करो, तुम यहाँ आ जाओ और मुझे लेकर चले जाओ। ठीक है माँ, आप इंतज़ार करें। इतना कहकर रमन ने फ़ोन काट दिया। आज रमन और रजत दोनों भाई ने सलाह कर लिया था कि दोनों भाई एक साथ एक ही दिन घर पर पहुँचेंगे बिना किसी को सूचना दिए, ताकि मॉम को सरप्राइज़ दे सकें। मगर ये तो गलत हो गया, मॉम घर पर थी ही नहीं। रमन आईएएस ऑफिसर बन गया था और उसकी उज्जैन में पोस्टिंग हो गई थी। छोटा भाई रजत आईपीएस ऑफिसर बन गया था और डीएसपी के पोस्ट पर अपने गृहनगर इंदौर में पोस्टिंग ले ली थी उसने। ज्वाइन किए हुए उन्हें 2 दिन हो गए थे, लेकिन मॉम से मिलने के लिए उन्होंने सरप्राइज़ तय किया था। रजत अपनी पुलिस यूनिफॉर्म में आया हुआ था और रमन फॉर्मल ड्रेस, वाइट शर्ट और ब्लैक टाई और ब्लैक पैंट के साथ ब्लैक शूज़ पहने हुए थे। दोनों बहुत ही स्मार्ट लग रहे थे। दोनों भाई अपनी अपनी ऑफिस के जीप में बैठे और होटल पहुंच गए। रिसेप्शन में पहुंचकर उन्होंने फिर से श्रीमती राव को फ़ोन किया। क्या बात है, आज आपको फ़ोन पर फ़ोन आए जा रहे हैं, सब ठीक तो है? इससे पहले कि श्रीमती राव फ़ोन रिसीव करती, नारायणी बोल पड़ी। अरे, मेरे बड़े बेटे रमन का फ़ोन है, वो घर पर आया था, मैं नहीं मिली तो मैंने उसे यहाँ पर बुला लिया। मैं लंच नहीं कर पाऊँगी, मैं घर जा रही हूँ, श्रीमती राव ने कहा और फ़ोन रिसीव करने लगी। इससे पहले कि वो फ़ोन में कुछ कहती, नारायणी ने श्रीमती राव से फ़ोन अपने हाथ में ले लिया और फ़ोन में बोली, बेटा आप 3rd फ्लोर के इस हॉल में आ जाओ। रमन और रजत दोनों लिफ्ट से 3rd फ्लोर में आए और हॉल का दरवाज़ा खोलकर अंदर चले गए। सजीले से दिखने वाले एक पुलिस ऑफिसर और एक नवयुवक को वहां पर देखकर सभी हैरान रह गए। ना जाने क्या हो गया। कुंवर विक्रमादित्य सिंह का दिल धड़क उठा। उन्हें मालिनी के केस का ध्यान आ गया था। कहिए नौजवान ऑफिसर, किससे मिलना है आपको? विक्रमादित्य प्रताप सिंह आगे आकर बोले। सर, हम अपनी माँ से मिलने आए हैं, रमन ने कहा। इतने में श्रीमती राव अपने दोनों बेटों के पास आ गई और विक्रमादित्य प्रताप सिंह से बोली, साहब ये दोनों मेरे बेटे हैं। ये रमन कांत राव है, आईएएस की ट्रेनिंग कर रहा है, और ये रजत कांत राव है जो हेलो डीएसपी साहब, कहाँ पोस्टेड हैं आप? इतना कहकर विक्रमादित्य प्रताप ने श्रीमती राव की बात काटकर मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। हेलो सर, यही इंदौर में ही पोस्टेड हुआ हूँ, कहकर रजत ने उनका हाथ थाम लिया। बोला, सर ये मेरे बड़े भाई रमन कांत राव, एसडीएम उज्जैन, 2 दिन पहले ही ज्वाइनिंग दी है हम दोनों ने। ये सुनकर श्रीमती राव हैरत से उन्हें देखने लगी। क्या हुआ मॉम, ऐसे क्या देख रही हैं आप? हम ऑफिसर बन गए हैं। मैं यहीं इंदौर में डीएसपी पोस्ट पर हूँ और भैया उज्जैन में एसडीएम हैं। 2 दिन पहले ही हम लोगों ने अपनी ज्वाइनिंग दी है, रजत ने हंसते हुए कहा। तुम 2 दिन पहले आ गए हो और मुझे बताया ही नहीं, इन्फॉर्म नहीं किया? पर क्यों? श्रीमती राव ने हैरानी से कहा। आपको सरप्राइज देना चाहते थे इसीलिए। अच्छा, घर चले आइए, रमन ने श्रीमती राव का हाथ पकड़ लिया। अरे अरे, इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं आप? विक्रमादित्य प्रताप बोले। अंकल, घर जा रहे हैं हम लोग, रमन ने कहा। अरे खुशी का मौका है बेटा, यहाँ आइए, आप लोग भी शामिल हो जाइए इस खुशी में, विक्रमादित्य प्रताप बोले और श्रीमती राव का हाथ पकड़कर उन्हें वापस सोफे पर बैठा दिया। दोनों भाई भी श्रीमती राव के पास जाकर बैठ गए। उधर नारायणी और तेजस्वी राज की बात अधूरी रह गई थी। नारायणी ने दोनों भाइयों की तरफ देखकर कहा, रमन और रजत, आप दोनों भाइयों की बहन हमारी प्रिंसेस के लिए इस परिवार से रिश्ता आया है। ये कुंवर वीर प्रताप सिंह हैं, इनके साथ आपकी बहन के रिश्ते की बात की जा रही है। क्या? दोनों भाइयों का मुंह एक साथ खुला रह गया। हम भी आप ही की तरह चौंके थे रानी माँ की बात सुनकर, नारायणी ने मुस्कुराकर कहा। क्या हमारी बहन को ये रिश्ता मंजूर है? रमन ने पूछा। उसे तो ताजुब हो रहा था कि ये तो वही आदमी है जिसके साथ गौरी का पहले दिन ही झगड़ा हो गया था। गौरी अपने पिता का चेहरा भी नहीं देख पाई थी। रमन के मन में एक आक्रोश सा उभरा, मगर कुछ ही पल में उसने अपने आप को संभाल लिया। पहले मामले को पूरी तरह समझ लूँ, उसके बाद बात करूँगा। वैसे बंदा इतना बुरा तो नहीं लग रहा, और फिर गौरी उसके ऑफिस में ही काम करती है, क्या पता दोनों में प्यार हो गया हो। मन ही मन उसने सोचा और चुपचाप से बैठ गया। साथ ही उन लोगों की बातें सुनने लगा।
श्रीमती राव, आप बताइए, आपका क्या ख्याल है इस रिश्ते के बारे में? नारायणी ने श्रीमती राव से पूछा। देखिए, आप जो भी करेंगे सोच समझ कर ही करेंगे, मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। वैसे भी बेटी बड़ी हो रही है। तो इतना कहते उनकी आंखें नम हो गई। नारायणी ने ये देखा तो उसने श्रीमती राव को साइड हक कर लिया। ये क्या आपकी आंखों में आंसू? खुशी के आंसू हैं। मगर कभी सोचा नहीं था कि बेटी की शादी भी करूंगी मैं। वो तो मुझे आज भी बहुत छोटी सी नज़र आती है, जो आंगन में क्रिकेट खेलती और खिड़कियों के शीशे तोड़ देती थी। इतनी सी थी जब पहली बार देखा था, जब उसने मेरी उंगली पकड़ी थी और मेरे चेहरे की तरफ देखा था मॉम कहकर। श्रीमती राव ने अपने दोनों हाथों से नापते हुए बताया और उनकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वातावरण बोझिल हो गया था। सबकी नजरें श्रीमती राव पर अटक गई थी। दोनों बेटे अपनी माँ को देखकर खुद भी अपने आंसू नहीं रोक पाए और सुबकने लगे। कुंवर समर अपनी सीट से उठकर आए और दोनों भाइयों को खड़ा करके अपने गले से लगा लिया। जैसे ही दोनों भाई उनके गले लगे, फफक कर रो पड़े। कुंवर समर की आंखें भी भर आई। इमोशनल कर गया ये सीन। देखते हैं आगे क्या होता है। गौरी की शादी की बात उसके दुश्मन के साथ ही करने की हो रही है, तो क्या रिएक्शन रहता है गौरी का।